हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। अभी हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 के विषय हिंदी में संकलित कहानी पंचलाइट, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं, के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले कहानी को पढ़ने से पहले उनके जीवन परिचय से रूबरू हो जाते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे जिनका जन्म बिहार के अररिया जिले में हुआ था। उन्हें आंचलिक कथा क्षेत्रीय कहानियों के अग्रदूतों में से एक माना जाता है और उन्होंने अपने उपन्यासों मैला आंचल और प्रति परिकथा से हिंदी साहित्य में एक नई दिशा दी। रेणु ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और 1950 के नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अररिया और फारबिसगंज में हुई। उन्होंने नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी में इन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1950 में उन्होंने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए हुए सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन में भी भाग लिया। साहित्यिक योगदान में देखते हैं। उन्होंने अपने उपन्यास मैला आंचल 1954 से हिंदी कथा साहित्य में आंचलिकता और यथार्थवाद की शुरुआत की। प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। उपन्यास में जो उन्होंने रचना की है उसमें मैला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घतपा, कितने चौराहे, जुलूस शामिल हैं। कहानी संग्रह में ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, 2 पीढ़ी की खोज। रिपोर्ताज में देखते हैं रिंजल धंजल, नेपाली क्रांति कथा। इनकी भाषा शैली को देखते हैं। रेणु की भाषा सरल, सहज और आंचलिक शब्दों से युक्त थी। उन्होंने अपने ग्रामीण परिवेश को अपनी कहानियों में जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। पुरस्कार। उन्होंने अपने पहले उपन्यास मैला आंचल के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया, जिसे उन्होंने बाद में जेपी आंदोलन के दौरान सत्ता के दमन के विरोध में त्याग दिया। अन्य महत्वपूर्ण बातें जो हैं, उनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित फिल्म तीसरी कसम को कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। उन्हें प्रेमचंद के बाद आधुनिक हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपन्यासकार माना जाता है। रेणु जी का निधन 11 अप्रैल 1977 को पटना में हुआ। अब हम लोग इस कहानी के पात्र और सारांश को देखते हैं। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की एक प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है जो बिहार के ग्रामीण परिवेश पर आधारित है। यह कहानी एक छोटे से गांव की एक विशेष जाति टोली के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी पहचान और सम्मान को लेकर बेहद संवेदनशील है। कहानी में ग्रामीण जीवन की सादगी, जातिगत रूढ़ियाँ और आपसी ईर्ष्या देश को बड़ी कुशलता से दिखाया गया है। कहानी के पात्र में सबसे पहले गोधन है, जो कि कहानी का नायक है। वह एक सीधा साधा साधारण गांव का युवक है जिससे मुनरी से प्रेम है। वह गांव की जातिगत पंचायत द्वारा लगाए गए सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहा है, क्योंकि वह सिनेमा के गाने गाता था। मुनरी है, जो कि गुलरी काकी की बेटी, जो गोधन से प्रेम करती है। वह गोधन की सहायता के लिए अपनी माँ से विनती करती है। गुलरी काकी है मुनरी की माँ। वह शुरू में गोधन से नाराज रहती है, लेकिन बाद में अपनी बेटी के कहने पर उसे पंचलाइट जलाने के लिए मनाती है। सरदार पंचायत का मुखिया है। वह अपनी टोली के सम्मान को लेकर चिंतित रहता है। दीवान और पंचायत के सदस्य ये सभी मिलकर टोली के सामाजिक और धार्मिक मामलों का निर्णय लेते हैं। कनेली जो है ये मुनरी की सहेली है। रुदलसा गांव का बनिया, जिससे पंचायत जलाने के लिए पंचलाइट का सामान लेते हैं। कहानी का सारांश को देखते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी ने कहानी को एक बार पढ़ लिया होगा। सबसे पहले पंचलाइट की खरीद है। एक रामनवमी के मेले से गांव की महतो टोली
के लोग एक पेट्रोमैक्स, जिसे पंचलाइट कहते हैं, खरीद कर लाते हैं। आपको इस टोली का नाम याद रखना होगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह उनके लिए सिर्फ एक दीपक नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। समस्या का उदय। पंचलाइट को जलाने की तैयारी के बाद यह पता चलता है कि किसी को भी उसे जलाना नहीं आता। टोली के लोग इस बात से बहुत शर्मिंदा हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि अन्य टोलियाँ उनका मजाक उड़ाए। अब जो इस समस्या इनके हल की तलाश की बात की जाती है। जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो मुनरी अपनी सहेली कनेली के माध्यम से अपनी मांदुर्री काकी को बताती है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। गोधन को पंचायत ने पहले सिनेमा के गाने के कारण अपनी टोली से बहिष्कृत कर दिया था। गोधन को बुलाना। गुलरी काकी इस बात पंचायत के मुखिया सरदार तक पहुंचाती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए पंचायत गोधन को बुलाने का फैसला करती है। पहले तो गोधन आनाकानी करता है लेकिन बाद में वह तैयार हो जाता है। पंचलाइट का जलना। गोधन बिना किसी सहायता के माचिस के तेल से पंचलाइट जला देता है। सभी लोग हैरान और खुश होते हैं। गोधन का सम्मान। पंचलाइट के जलने पर पूरी महफिल में खुशी छा जाती है। गोधन के प्रति सभी के मन में का मैल धुल जाता है। सरदार उसे बुलाकर कहता है, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ। सुखद अंत। गुलरी काकी गोधन को रात के खाने पर आमंत्रित करती है। मुनरी और गोधन की नज़रें मिलती हैं। मुनरी लज्जा से अपनी पलकें झुका लेती है। इस तरह कहानी का सुखद अंत होता है। अब हम लोग कहानी के संदेश को देखते हैं कि लेखक इस कहानी के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहता है। यह कहानी दर्शाती है कि आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार लोग अपनी आपसी दुश्मनी और जातिगत भेदभाव को भूल जाते हैं। यह ग्रामीण जीवन की सादगी और उसकी सामाजिक विडंबनाओं का एक मार्मिक और यथार्थवादी चित्रण है। गोधन का पुनः सम्मान पाना यह भी दिखाता है कि प्रतिभा और हुनर का महत्व किसी भी जातिगत नियम या बहिष्कार से ऊपर होता है। आइए अब हम लोग परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 100 फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचलाइट कहानी किस क्षेत्र के ग्रामीण जीवन पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांव वाले पेट्रोमैक्स को क्या कहकर पुकारते थे? तभी आपने देखा, गांव वाले पेट्रोमैक्स को पंचलाइट ऑप्शन ब कहकर पुकारते थे। गोधन का हुक्का पानी क्यों बंद कर दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब मुनरी से प्रेम करने के कारण वे फिल्मी गाने गाते थे, जिस कारण पंचायत ने उसे पंचायत से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचलाइट को जलाने के लिए गोधन ने किस चीज़ का प्रयोग किया था? तभी आपने देखा था कि इसका किस चीज़ का प्रयोग किया था, तो ऑप्शन 2 नारियल का तेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में पंचायत ने गोधन से क्या कहा? तो पंचायत ने क्या कहा था? ऑप्शन ब कि तुमने पंचायत की इज्जत बचाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचलाइट को खरीदने के बाद गांव वाले किस चीज़ की कमी से परेशान थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 100 स्प्रिट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत की इज्जत बचाने के लिए गोधन को बुलाने का सुझाव किसने दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब मुनरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुनरी ने गोधन के बारे में अपनी सहेली को क्या बताया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 100 वह पंचलाइट जलाना जानता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में गोधन को किस बात की माफ़ी दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब फिल्म के गाने गाने की, क्योंकि वो गोधन हमेशा फिल्म के गाने गाकर अपनी प्रेमिका को मनाता रहता था, तो इसलिए फिल्म के गाने गाने की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचलाइट जल जाने के बाद सरदार ने गोधन से क्या कहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 100 क्या? तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में किसका चरित्र चित्रण किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब ग्रामीण जीवन का।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी के किस पात्र ने गोधन को पंचलाइट जलाने के लिए मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, गुलरी काकी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप लोग इस वीडियो को पुनः एक बार देख लें जिससे इन सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाए। कोई भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।